देख लो ईएमएफ दिया गया है 2 वोल्ट, एल निकालना है, डी आई यानी करंट में चेंज, तो 8 - 2 बाय टाइम कितना लगा 3 × 10⁻²। यहाँ से आपको मिल गया एल की वैल्यू क्या होगी आपके पास 6 × 10⁻² बाय 6 हेनरी, एल मिला 10⁻² हेनरी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों का गलत कैसे है, क्यों भाई मुझे गलत कैसे है भाई, इसके आसान सवाल तो मैं दे ही नहीं सकता। क्वेश्चन नहीं दे, कोई बात। ये क्लियर हो गया होगा सबको, बराबर एल डी आई बाई डी टी हो गया। बस पहले हमने पाई बाई डी टी, यहाँ बस क्या हो गया एक किसी भी इंडक्टर के पाई बराबर एल आई हो गया। तो ये तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन एज इट इज नहीं आ सकते, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसके अंदर जो करंट है उसकी वजह से खुद ही का फ्लक्स लिखना होगा। अब देखो सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड में हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिली थी अंदर, इसलिए उसका फ्लक्स लिख पाना आसान था, है कि नहीं। पर अगर मैं रिंग दे दूं आपको, तो रिंग में आप जानते हो कि अगर हमारे पास रिंग हो तो हम सिर्फ उसके सेंटर पे फील्ड बता सकते हैं, यहाँ यहाँ क्या फील्ड बता लेंगे, तो अभी फील्ड नहीं बता सकते तो आप वो भी बता पाओगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है ना, इंडक्टर में बनते हैं पर सेल्फ इंडक्टेंस में नहीं बनते। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाम से वैसे स्पष्ट हो जाना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी ऑब्जेक्ट के पास होने वाले करंट को अपोज करने के लिए वो अपने अंदर जो ईएमएफ जनरेट करेगा उसकी एबिलिटी, तो आप कहते हो सेल्फ इंडक्टेंस, यानी खुद ही के करंट की वजह से खुद ही का जो फ्लक्स है उसे अपोज करने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कह देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक लूप था उसमें करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो उसका खुद का फ्लक्स भी उससे था। अगर वो खुद ही के अंदर का करंट चेंज करे जिसकी वजह से खुद ही का फ्लक्स खुद ही के अंदर से चेंज होने लग जाए, तो उसे अपोज करने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस आता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा बेसिकली जैसे कि हमारे पास 2 लूप हों, ठीक है ना। एक लूप में मैं मान लेता हूँ कि करंट है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ से बाहर आ रहा है यहाँ से अंदर जा रहा है, तो आप जानते हो कि फील्ड बना रहा होगा वो इस तरह से, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेरे पास बस कंडक्टिंग लूप है, उसके अंदर कोई करंट नहीं है। अब अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा होगा तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लूप बी है उससे फ्लक्स कांस्टेंट है क्योंकि उसकी दूरी फिक्स है, इसमें करंट फिक्स है, तो एक फिक्स अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड उसे कट कर रही है, तो उसका फ्लक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर ए का करंट चेंज करने लग जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की जो फील्ड है जो कि फ्लक्स जनरेट कर रही है किसमें, बी में, समझ आ रही बात, उसका फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। तो इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए बी के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा कि नहीं होगा, लेंज लॉ से हम सबको पता है ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसी ईएमएफ जो कि इंड्यूस हुआ है इसी की टेंडेंसी को आप क्या कह देते हो, म्यूचुअल इंडक्शन कह देते हो। तो ये हुआ किस वजह से है, ये दूसरे के करंट में चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स में चेंज आया है उसकी वजह से इंड्यूस हुआ है ईएमएफ। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था कि एक लूप के अंदर खुद ही का करंट चेंज करो जिससे खुद ही की फ्लक्स चेंज हो तो उसे अपोज करने की टेंडेंसी हो। समझ आ रही बात। बस तो यहाँ पे भी देखा जाता है कि फ्लक्स जो पास कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट से वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है ना। हमने कई क्वेश्चन निकाले हैं, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी करंट के, तो यहाँ हम देख सकते हैं फ्लक्स भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा करंट के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटा दिया जाए तो फाई बराबर हमें मिलता है एम आई। ये जो एम है इसी को हम कह देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम यूनिट है इसकी हेनरी, ठीक है ना। तो यहां से एम आपको मिल गया है फाई बाय आई। मैं फिर से पूछूंगा नहीं लेकिन आपको समझ आ गया होगा मैं क्या पूछने वाला हूं।
क्या m फाइव पे डिपेंड करता है, क्या m i पे डिपेंड करता है? आप बोल दोगे नहीं भाई, m ना फाइव पे डिपेंड करता है ना i पे डिपेंड करता है, क्योंकि फाइव बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी उनके बीच में। तो m किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो m सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट होना तो जरूरी है कि नहीं है? क्या ये क्लियर हुआ है सभी को? ठीक है ना? बस, तो ये इंडिपेंडेंट है आई से और इंडिपेंडेंट है फाई से। अब मैं आपको करके बताऊंगा एक क्वेश्चन। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, और एक मेरे पास लूप है जिसकी रेडियस है a और ये डिस्टेंस है मान लो d, और d बोला गया है वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो अब क्योंकि करंट से इंडिपेंडेंट है तो क्वेश्चन देने वाला सिर्फ आपको सेटअप देगा। तो उसने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट दे दी, दोनों के डायमेंशंस दे दिए और दोनों के बीच की सेपरेशन दे दी, यानी ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन आपको दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के सेटअप का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, यानी किसी एक के अंदर करंट अगर फ्लो कर रहा है और वो टाइम के साथ बदलने लग जाए तो दूसरे में किस हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। समझ आई बात? देखो, तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो मेथड देख लेते हैं। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि फाई फाई इक्वल है एम आई के, तो ऑब्वियसली आपको एम कैलकुलेट करने के लिए किसी एक में आई अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में किया था, और करंट अज्यूम करके दूसरे में फ्लक्स लिखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए आपने उसी लूप के अंदर करंट अज्यूम किया था और उसी करंट का उसी लूप से फ्लक्स लिख दिया था, है कि नहीं, और वहां से एल निकाला था। तो यहाँ पे क्या करना होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट में करंट अज्यूम करेंगे और उसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लक्स लिखेंगे। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इस रिंग में करंट अज्यूम कर लेता हूं तो क्या मैं इस वायर से फ्लक्स बता सकता हूं? अगर मैं रिंग में करंट अज्यूम करूं तो वायर से कितना फ्लक्स पार कर रहा होगा, क्या मैं ये बता सकता हूं? नहीं, भगवान भी नहीं बता पाएंगे शायद, ठीक है ना। तो फिर बेटर क्या होगा, जिसका आपको आता है वो यूज कर लो। आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे करंट किसके अंदर, वायर के अंदर। अब ये आपको सोचना होगा, ठीक है ना। अज्यूम करंट इन वायर आई, ठीक है ना, आई मैंने करंट अज्यूम कर लिया, ठीक है भाई। अब क्योंकि दूरी बहुत है तो लगभग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं फ्लक्स लिख देता हूँ, फ्लक्स थ्रू रिंग। तो फाई मुझे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी और इनटू एरिया पाई ए स्क्वायर। आपके पास फाई आ गया है, इसे इक्वेट कर दोगे आप सिंपली किससे, एम आई से। म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाय 2 पाई डी इज इक्वल टू एम आई। हमेशा आखिरी स्टेप यही होगा कि आपका आई कट जाएगा, बची हुई चीज क्या होगी, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं? बस सिंपल सी बात है। कोई डाउट किसी को? तो मेनली अगर आपको फ्लक्स लिखना आता है तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ अगर किसी को समस्या है तो। ठीक है, क्लियर है? तो देख लो, यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ई, वो क्या हो जाएगा हमारा, डी फाई बाई डी टी होता है। फाई की जगह एम आई लिख दो तो वो हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। क्लियर है ना? क्लियर है क्या सबको? ठीक है। कुछ खास नहीं है भाई, बस थोड़ी नई चीज है इसलिए सुनने में थोड़ी अलग लग सकती है, पर मेथड आपको आना चाहिए कैलकुलेट करने का। देख लो पहला वाला,
तो ऑब्वियसली हम करंट किस में अज्यूम करें, बाहर वाले में अज्यूम करें, ताकि हम अंदर वाले में फ्लक्स लिख पाएं। तो फाई हो जाएगा बाहर की वजह से अंदर फील्ड यानी कि म्यू नॉट आई बाय 2b, ये हो गई सेंटर पे फील्ड इनटू अंदर वाले का एरिया, पाई ए स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए एम आई। ठीक है ना, आई आई कट गया, बची हुई चीज क्या है, एम। आप अंदर वाले में करंट मान के किसी चमत्कार से अगर बाहर वाले के लिए भी कैलकुलेट कर लेते ना, तो भी यही आंसर आता। अच्छी बात यह है, ऑब्वियसली बाहर वाले में करंट मान लूंगा मैं आई, तो फाई आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि म्यू नॉट एन आई बी इंटू अंदर वाले का एरिया ए नॉट, एक लूप का ये तो, इंटू टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हो जाएंगे, एम है पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ है एल। आई आई उड़ गया, बची हुई चीज क्या है आपकी, फाई। अरे आसान है कि नहीं, है कि नहीं, और देख लो। हजारों बार कर चुके हैं ये सवाल हम। बता दो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा इस सेटअप का। आसान है, समझ गए हो सब लोग, है ना, क्लियर हो गया सबको। तो ये तो फ्लक्स पहले ही निकाल चुके हैं कई बार। आई करंट मान लो, एक्स पे जाओ, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर करो, डी फाई लिख दो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू एरिया ए डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो कहाँ से, ए से लेके 2a तक। तो फ्लक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू ए एल एन 2। इसे कर दो एम आई के इक्वल, क्या कट जाएगा, आई आई कट जाएगा, बचा हुआ क्या है। तो ये हमारा इंडक्टर है, और मान लेते हैं कि इसमें करंट कोई आई फ्लो कर रहा था इस तरह से। कंडक्टर का सॉरी इंडक्टर का इंडक्टेंस आपको दिया गया है एल। मान लेते हैं करंट चेंज होना स्टार्ट हुआ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं, इसे मैं बोल सकता हूँ डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली ईएमएफ जो डेवलप होगा उसके अंदर, इस तरह से भी मैं कह सकता हूँ कि द ईएमएफ डेवलप्ड, रेट ऑफ चेंज नहीं, ईएमएफ डेवलप्ड इन इंडक्टर ई कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एल डी आई बाई डी टी। या हमें पता है एल अगर इंडक्टेंस है और डी आई बाई डी टी से करंट चेंज हो रहा है, तो एल डी आई बाई डी टी हो जाता है क्या, ईएमएफ जनरेटेड। ये हमें मिल चुका है। अब मान लेते हैं कि डी क्यू चार्ज बेसिकली होगा क्या, अब आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देना चाहता है। आप अचानक से चार्ज फ्लो को क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। माइक दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है भाई माइक की, हेलो, कोई बोलेगा, और माइक में क्या दिक्कत हो रही है, हेलो। एको आ रहा है, मेरा घर बहुत बड़ा है भाई, एको तो आएगा। बैकग्राउंड नॉइस, कैसी बैकग्राउंड नॉइस है, कर कर कर, क्या बात, एयर। अब वैक्यूम में तो मैं बैठ नहीं सकता जाके, एयर की आवाज है तो एयर की आवाज तो अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है बात। अरे पढ़ सकते हो तो पढ़ो। देखो तुम लोग जो अल्ट्रा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ना, जैसे तुमने बहुत तगड़ा मतलब टिकट खरीदा है एक भयंकर वाला, कि सब कुछ सेट होना चाहिए बढ़िया वाला, समझ आ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। कर 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 और वो सब तो चलता रहेगा, हवा तो चलेगी ना भाई। हाँ भाई, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा इंडक्टर में, वो आपका हो जाएगा कितना, एल डी आई बाई डी टी, हमें ये पता है। अब देखो, क्योंकि आप अचानक से मान लो कि करंट बढ़ा देते हो, करंट बढ़ाने का मतलब हो गया अब आप ज्यादा चार्ज फ्लो कराना चाहते हो, तो इंडक्टर क्या चाहेगा, नहीं भाई कम चार्ज फ्लो हो, तो आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो जो एक्सटर्नल वर्क हम करते हैं वही जाके स्टोर हो जाता है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं टू फोर्स
dq charge through the inductor in time dt। यार अब फिर से बेकार होगी क्या आवाज? ये अपने आप मेरा ऑडियो प्रेफरेंस चेंज कर देता है ईयरफोन से। क्यों कर रहा है भाई ये ऐसा? इंटरनल माइक्रोफोन क्यों काम कर रहा है? यार अभी तो चल रहा था अच्छा खासा। चाइनीज सही सही कह रहे हो भाई। अरे यार पर ये बहुत अच्छा ईयरफोन है, पता नहीं आज ही दिक्कत दे रहा है। ऑडियो सेटिंग्स, ऑडियो, अबे इंटरनल क्या होता है? यार समझ में आ रहा है तुम, फिर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? इससे ज्यादा मैं कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों बदल रहा है। मैं रात को देख लूंगा फिर। अभी तो इतना मैं हाई फाई होने की तुरंत कर पाऊँ, ठीक है? कोशिश करके देख ली मैंने ऑडियो सेटिंग्स में घुस के, उतना ही मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बोला गया द फोर्स डी क्यू, अगर हम धक्का देके डी क्यू चार्ज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, dt टाइम में अपने इंडक्टर से, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब आपने dq चार्ज अगर dt टाइम में फ्लो करा दिया है, तो ये तो हमें पता है कि I बराबर होगा dq बाई dt। तो जो छोटा सा वर्क आपको करना पड़ा होगा tw, वो आपको पता है। अगर आप v पोटेंशियल डिफरेंस से q चार्ज को लेके जाते हो, तो आपको कितना वर्क करना पड़ता है? तो आपको वर्क करना पड़ता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो गया E, इनटू चार्ज में लेके गया हूँ कितना dq, और यही हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने वाला है। E हमें पता है कितना है, एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के अक्रॉस, इंटू डी क्यू में लिख सकता हूँ आई डी टी, लिख सकता हूँ कि नहीं यहाँ से ऊपर से? तो ये मुझे मिल गया, देखो कितना, ये आपको मिल गया एल आई डी आई, डी टी डी टी कट गया। ये है छोटा सा वर्क डन डी टी टाइम के अंदर, समझ आई बात? तो इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इसी को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ और मान लेते हैं कि हमने करंट चेंज कर दिया है 0 से लेके आई तक। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी, बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड, वो आपको कितनी मिल जाएगी? आई का स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन अगर आप जानते हो, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये है महत्वपूर्ण फॉर्मूला। जैसे आपका कैपेसिटर का होता है हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड, या क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, इंडक्टर का होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो अगर आपको इंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता है, उसकी इंडक्टेंस पता है, तो आप उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी बता सकते हो। समझ आ रही है ना बात? तो जैसे कैपेसिटर में एनर्जी तब स्टोर होती है जब उसके ऊपर चार्ज आ जाए, वैसे इंडक्टर में एनर्जी तब स्टोर होती है जब उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? फॉर्मूला है, एज इट इज आपको याद रखना है। जैसे हाफ सी वी स्क्वायर इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, इससे हम एक और रिजल्ट भी डिराइव कर पाएंगे। तो मान लो फॉर अ सोलेनॉइड, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है ना, ये ले लेता हूँ मैं लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना? ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, और लेंथ इसकी मैं ले लेता हूँ एल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आएगी? उसका फॉर्मूला मैंने पहले लिखा दिया था आपको, क्या लिखाया था? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखाया था? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अगर आपको याद है तो फॉर्मूला मैंने बताया था बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। उसे देखा हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं मान लूँ कि इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी हाफ एल, एल क्या था इसका? म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ, याद है कल ही निकाला था। तो हाफ एल आई स्क्वायर, है कि नहीं?
तो ये है बेसिकली इसके अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालूं, एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, उससे डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई टू। म्यू नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। ऊपर देखो म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली क्या है, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, है कि नहीं है, वही फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था। इस तरह से इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो एनर्जी डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी नहीं पता, इंडक्टेंस पता है, करंट पता है, तो हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर है क्या सभी को? बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट हर किसी के लिए है, सोलेनॉइड के लिए हमने प्रूव कर दिया है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यही आता है, अब सबके लिए नहीं प्रूव करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो वो तो जहाँ भी डेंसिटी पता हो वहाँ के लिए होती है, वैसे ये भी हर एक के लिए होता है। किसी भी रीजन में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी बता सकते हो बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। क्लियर है? ठीक, अब एक चीज और देख लेते हैं, वो है इंडक्टर इन अ सर्किट। तो ये मैं डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा आपको एलआर सर्किट के नाम से, जैसे हमने आरसी सर्किट पढ़ा था, और अभी बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं किसी इंडक्टर को। तो देखो, मान लो कि इस तरह से आपको इंडक्टर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना, और इस तरह से करंट दिया गया, इंडक्टेंस दी गई है एल और करंट है आई। तो सर्किट में आप इसे कैसे इंटरप्रेट करोगे? मान लो कि बोला गया है कि समय के साथ करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो याद रखना सर्किट के अंदर इंडक्टर को बैटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों बैटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है ये अपने अक्रॉस क्या डेवलप करने वाला है, एक ईएमएफ डेवलप करने वाला है, जिसकी वैल्यू एल डी आई बाई डी टी है। यानी एक इंडक्टर अल्टीमेटली क्या है, एक बैटरी का फॉर्म है, बस वो अपने अंदर से करंट को चेंज नहीं होने देना चाहता है। तो मैं इसे सर्किट के अंदर जब ड्रॉ करूंगा तो मैं बैटरी ड्रॉ करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैं लेफ्ट साइड में बनाऊं या मैं राइट साइड में बनाऊं? इस केस के लिए मुझे बनानी बैटरी है, मुझे इस इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करना है, जिसका ईएमएफ कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी होगा। बस मुझे ये देखना है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल मैं लेफ्ट में बनाऊं या राइट में बनाऊं। मेरा मतलब है ये लिखूं मैं या ये लिखूं मैं। ये तो हमें पता है कि जो ईएमएफ होगा बैटरी का उसकी वैल्यू तो एल डी आई बाई डी टी है, मैग्नीट्यूड ये है। डायरेक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं किस तरह से ड्रॉ करूँ उसे। तो अभिरूप ने कहा है नीचे वाला, काफी लोगों ने कहा है ऊपर वाला। तो देखो प्रिंसिपल मत भूला करो एकदम, ये क्या नहीं करना चाहती, इंडक्टर को जब मैं बैटरी से रिप्लेस कर लूं तो ये सोच लेना कि वो ऐसी बैटरी है जो अपने अंदर से करंट को बदलने नहीं देना चाहती। करंट क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो अपोज करने के लिए बैटरी करंट कहाँ बनाएगी, राइट से लेफ्ट। क्योंकि करंट लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है तो बैटरी करंट बनाएगी राइट से लेफ्ट। तो फिर कैसे बनाना चाहिए, ऐसे, क्योंकि करंट हम पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो निकालते हैं, तो इस तरह से बैटरी आप नहीं बनाओगे। समझ आई क्या बात? इसी की जगह अगर मैं बोलूं कि ये आपका इंडक्टर था, इंडक्टेंस था एल, और इस तरह से करंट दिया गया है आई, पर ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो देखो करंट राइट की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो आप अपोज करने के लिए क्या करोगे, करंट को राइट की तरफ इंक्रीज करोगे। इंक्रीज करना है तो आपको खुद को करंट कैसे बनाना पड़ेगा, राइट की तरफ बनाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। क्या ये क्लियर हो रहा है कि बेसिकली सर्किट के अंदर इंडक्टर रिप्लेस हो जाता है एक बैटरी से, जिसका ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी, और पोलैरिटी में चेक करता हूँ कि भाई वो क्या करना चाह रहा है, अपोज करना चाह रहा है। तो करंट बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा, घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा, है कि नहीं? बस
सिंपल है। तो देखो, अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अब आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो पहला कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि मतलब क्या हो गया, एक ब्रांच के अंदर एक इंडक्टर से कनेक्टेड डायरेक्टली दूसरा इंडक्टर हो। मान लेते हैं एक का इंडक्टेंस L1 था, दूसरे का इंडक्टेंस L2 था। हमसे पूछा जाए कि बताओ L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना, बता सकता है क्या कोई? बता सकते हो भाई? बस अभी अगर आपको बैटरी के बारे में पता है तो आप बता सकते हो। सीधी सी बात है, कुछ भी इमेजिन कर लो कि मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा है तो ये घटाने के लिए ऐसे बनाएगा अपना, ये घटाने के लिए ऐसे बनाएगा अपना, ये होगा आपका E1, ये होगा आपका E2। E1 की वैल्यू होगी कितनी, L डी आई बाई डी टी, L1 डी आई बाई डी टी। E2 की वैल्यू होगी आपकी L2 डी आई बाई डी टी। दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, ई नेट सिंपली होगा आपका E1 प्लस E2। समझ आई बात? तो मैं कह सकता हूं कि L इक्वलेंट इंटू डी आई बाई डी टी ये होना चाहिए L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी, और आपको फॉर्मूला मिल गया L इक्वलेंट ये होता है L1 प्लस रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। शायद किसी को समस्या नहीं हुई होगी। कुणाल ने पता नहीं क्यों 1/L1 प्लस 1/L2 लिखा है, कॉमन सेंस था ये तो काफी। अरे समझ आया कि नहीं? इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए, बैटरी बैटरी की तरह ट्रीट करना है। हो रहा है क्लियर? ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे जनरली हमारे कोर्स में सवाल आता नहीं है, ठीक है ना, पर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ बस, वो ये है कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पता हो, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन। मतलब क्या हुआ भाई, आपने ये कहा कि इस बैटरी ने ईएमएफ बनाया था E1 और उसकी वैल्यू मैंने लिखी थी L1 डी आई बाई डी टी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा था उसके फ्लक्स चेंज को वो अपोज कर रहा था। सिमिलरली E2 जो है वो खुद के अंदर जो करंट जा रहा है उसमें जो चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स चेंज है उसको अपोज कर रहा है। लेकिन अगर ये इंडक्टर्स पास पास हुए और इनकी कपलिंग, इसे कपलिंग बोला जाता है, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि L1 की फील्ड L2 को पार कर सकती है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि L1 के अंदर करंट चेंज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो L1 ने खुद के अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस किया उस चेंज की वजह से, लेकिन ये फील्ड L2 को भी तो मिली है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पिक्चर में आना चाहिए। सिमिलरली L2 का चेंज हो रहा है, L2 भी फील्ड चेंज कर रहा है अपनी, तो उसका खुद का तो ईएमएफ इंड्यूस हो गई होगा, लेकिन वो फील्ड L1 से भी तो पास कर रही होगी। समझ आ रही ना बात? तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको नोन है और उसकी वैल्यू है M, तो हम क्या बताते हैं, तो फिर आप सीरीज के लिए L इक्विवेलेंट बता देते हो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ये प्लस माइनस 2M कहां से आया? तो देखो कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है बात ये आ जाती है। तो देखो प्लस तो आप तब लोगे जब इनकी कपलिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव कपलिंग बोल दिया जाता है किसे, जब इनकी फील्ड जनरेटेड सेम डायरेक्शन में हो, बैटरीज इस तरह की बन रही हो। समझ आ रही है बात? यानी करंट दोनों जो फील्ड बना रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में बना रहे हो। इसने अगर फील्ड राइट की तरफ बनाई थी, इसने भी फील्ड अगर राइट की तरफ बनाई है, तो फिर तो इनका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, सपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन नेगेटिव साइन कब आएगा, नेगेटिव साइन तब आएगा जब किसी एक इंडक्टर के अंदर फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बने। देखो मैं बता देता हूँ किस तरह से।
तो उसे डायग्राम में इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है ना। अगर मैंने इस तरह से शो किया और करंट इस तरह से है, तो हम जानते हैं कि इसमें फील्ड अगर इस तरफ थी तो इसमें भी फील्ड इस तरह से है, तो एल इक्विवेलेंट में लूंगा इस केस में L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आएगा m और m, तो वो दोनों की ईएमएफ में ऐड होगा, इसलिए प्लस 2m आ गया। जबकि अगर आपको इस तरह से दिया गया हो, देख रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने L2 इंडक्टर को उल्टा कर दिया है, समझ आ रही बात। मैंने L2 इंडक्टर को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया, तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, हालांकि चेंज वो भी करना चाह रहा होगा, ये बात समझना। करंट अगर बढ़ रहा है तो अपोज करने के लिए वो बैटरी तो उसी डायरेक्शन में बनाएगा, लेकिन उसकी फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसकी अगर मैंने इस तरह मानी है तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो उस केस में मैं L इक्विवेलेंट क्या ले लूंगा, उस केस में मैं लूंगा L1 प्लस L2 माइनस 2m, क्योंकि इस बार ये इनकी कपलिंग इस तरह की है कि क्या कर रहे हैं, नेट इंडक्टेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। समझ आ रही बात, क्लियर हुआ क्या। ठीक है ना, याद रखना, ये देखो ऐसा सिलेबस में नहीं है, इस पे क्वेश्चन मैंने देखा भी नहीं है, पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। मेनली सीरीज में अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया गया क्योंकि वो जनरली स्मॉल होता है, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बिना किसी ज्यादा चिंता के। ठीक है, अगली चीज दूसरा देख लेते हैं जल्दी से, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आपके पास एक इंडक्टर है और उससे पैरेलल में एक दूसरा इंडक्टर हो, ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है, ठीक है ना। यहाँ से करंट आ रहा है कोई I, तो ऑब्वियसली करंट स्प्लिट होने वाला है, तो इसमें करंट चला जाएगा आपका क्या I2, और इसमें करंट चला जाएगा आपका I1, ठीक है ना। तो क्या पता है हमें, यहाँ से हमें एक चीज पता है क्या, कि I इक्वल होना चाहिए I1 प्लस I2 के। तो मैं कह सकता हूँ कि di बाई डी टी ये इक्वल होना चाहिए di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी के। समझ आई बात। अब जो नेट ईएमएफ होगा इन पॉइंट्स के अक्रॉस, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, ए बी के अक्रॉस अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, तो वी ए बी की जो वैल्यू होगी, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये E1 क्रिएट करता है और ये क्रिएट करता है E2, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि E1 इक्वल होना चाहिए E2 के, क्योंकि ये तो पैरेलल की डेफिनेशन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स मस्ट बी सेम, है कि नहीं। तो यहाँ से हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो V नेट ईएमएफ, इसे मैं E कह सकता हूँ, E1 बराबर होना चाहिए E2, जिसे मैंने नाम दे दिया है कोई E, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया सिंपली क्या, कि L इक्वलेंट माइनस L इक्वलेंट इंटू डी आई बाई डी टी, ये इक्वल होना चाहिए L1 इंटू डी आई वन बाई डी टी, इक्वल होना चाहिए माइनस L2 इंटू डी आई टू बाई डी टी। समझ आई क्या बात, ये रिलेशन आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। और अब अगर हम निकालना चाह रहे हैं L इक्वलेंट की वैल्यू, तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से di1 di2 di3, इस इक्वेशन में अगर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको मिल जाएगा 1 बाय एल इक्वलेंट, ये होना चाहिए 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, जो कि आप समझ ही गए थे, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला रेजिस्टेंस जैसा है तो पैरेलल का फॉर्मूला भी रेजिस्टेंस जैसा होना चाहिए। समझ आ रही बात, कोई डाउट किसी को। तो ये हो जाता है पैरेलल का फॉर्मूला। इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेम लाइन के अलोंग नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन बहुत ही कम हो जाता है। कोई डाउट। तो इंडक्टर बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जिसे आप रिप्लेस करोगे बैटरी से। पोलैरिटी कैसे बनाओगे, ताकि वो करंट के चेंज को अपोज कर सके। सीरीज के लिए L1 प्लस L2, पैरेलल के लिए 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। कोई समस्या किसी को। कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो आगे चल लेते हैं। इस पर वो क्वेश्चंस तो नहीं करा रहा हूँ मैं सीरीज पैरेलल की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, फॉर्मूला है सिंपली।
मेन चीज यहाँ से हमें पढ़नी है, ये सेम चीज आपने कैपेसिटर में ही पढ़ी थी, जो कि हो जाती है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट के अंदर करंट का ग्रोथ और डीके। तो पहले पढ़ लेते हैं हम ग्रोथ, या इसे आप क्या भी कह सकते हो, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है ना। तो मान लो ये हमारा सर्किट है इस तरह से, एक इंडक्टर है आपके पास, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो चाहिए होगा आपको सर्किट में, एक आपको बैटरी दी गई है, ठीक है ना। ये रहा आपका स्विच एल ई प्लस माइनस, ठीक है। टी बराबर 0 पे हम स्विच को बंद करते हैं। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि टी इज इक्वल टू 0 पे सर्किट के अंदर करंट कितना होगा? टी इज इक्वल टू 0 पे सर्किट के अंदर करंट कितना होगा? बिल्कुल सही, आपको समझ आ जाना चाहिए कि t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? 0। एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? क्योंकि जिस इंस्टेंट पे आपने स्विच को बंद किया है, करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये जो हमारा इंडक्टर है, ये क्या करेगा? अपने अंदर चेंज को रेजिस्ट करेगा। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। समझ आ रही है ना बात? तो बस ये अपने अंदर क्या कर लेगा? उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेगा, ताकि नेट करंट क्या रहे? 0 रहे। क्लियर है क्या सभी को? तो t इज इक्वल टू 0 पे हमें याद रखना है क्या, कि इसके अंदर करंट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर अपोजेस स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन करंट एट t इज इक्वल टू 0। हाँ, अब क्या होगा कि समय के साथ आप वर्क करोगे और धीरे धीरे चार्ज को फ्लो कराना शुरू कर दोगे अपने इंडक्टर के अंदर से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते थे? जनरल केस ले लेते थे कि किसी टाइम t पे सिचुएशन हमारे सर्किट की कुछ ऐसी है, ठीक है ना, कि करंट अभी इसके अंदर बढ़ रहा है, ग्रोथ है, ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है करंट की, आई करंट है इसके अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा? बैटरी किस तरह से बनाएगा? देख सकते हो आप, ग्रोथ हो रही है तो अपोज करने के लिए इस तरह से बनाएगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और इसके ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगा आपका एल डी आई बाई डी टी। और ये रेजिस्टेंस आर है, करंट इधर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है। अब आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं लगाने वाला हूँ किरचॉफ्स लूप लॉ। यहाँ से लगाना शुरू कर देता हूँ मैं। इंडक्टर को क्रॉस किया, कहाँ पहुंचे? नेगेटिव प्लेट पे, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, कहाँ पहुंचे? नेगेटिव प्लेट, तो माइनस आई आर। बैटरी को क्रॉस किया, प्लस ई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा ई माइनस आई आर, ठीक है ना। ये क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए एल डी आई बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप लिख सकते हो कि 1 बाय एल इंटू डी टी, ये इक्वल होना चाहिए डी आई बाई ई माइनस आई आर। लिमिट लगा देंगे। t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, t इज इक्वल टू t पे करंट होगा कुछ i। ये आपको मिल जाएगा कितना? t बाई एल, ये इक्वल हो जाना चाहिए ln ऑफ e माइनस आई आर बाय माइनस आर, और लिमिट है 0 से लेके i तक। तो ये मिल गया हमें माइनस आर टी बाई एल, ये हो गया ln ऑफ e माइनस आई आर बाई ई, है कि नहीं? क्या मिला यहाँ से? यहाँ से मिल जाएगा e माइनस आई आर, ये इक्वल हो जाना चाहिए e की पावर माइनस आर टी बाई एल, या आप कह सकते हो कि i की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी e बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका करंट इन सर्किट। अच्छा, ई बाई आर क्या है? ई बाई आर का मतलब पूरा बैटरी का ईएमएफ रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाए, तो वही तो मैक्सिमम करंट है सर्किट में, है कि नहीं है? वही तो मैक्सिमम करंट है सर्किट में। तो इसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले के तरीके से, आई, ये होना चाहिए आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ।
जहां आई मैक्स की वैल्यू तो क्या है, आई मैक्स की वैल्यू है आपका ईएमएफ जो भी बैटरी का दिया गया है बाय रेजिस्टेंस, और टाउ जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है एल बाय आर। जैसे आरसी सर्किट में वो क्या थी, आरसी। किसी को कोई समस्या, तो ये हो जाता है करंट ग्रोथ इन अ एलआर सर्किट। ग्राफ अगर मैं बना दूं यही फटाफट, तो ये आपका टाइम है, ये आपका करंट है, t इक्वल टू 0 पे 0, ये आपका आई मैक्स। पुरानी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम आने वाला है। एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना हो जाएगा बढ़ के, 63% आई मैक्स। अरे कोई नई चीज नहीं है, अरे बोलो समझ आया कि नहीं, समझ आया, ठीक। अब वो चीज मैं बता देता हूँ जैसे मैंने कैपेसिटर में बताई थी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैपेसिटर में हमने देखा था कि अगर किसी ब्रांच में कैपेसिटर है तो t इज इक्वल टू 0 पे वो कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस हो जाता है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एट t इज इक्वल टू 0 करंट इन ब्रांच ऑफ इंडक्टर, करंट इन ब्रांच ऑफ इंडक्टर इज 0, ठीक है ना। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि स्टेडी स्टेट, inductor is replaced by a conducting wire, inductor is replaced by a conducting wire। तुम समझ गए कि भाई कुछ खास नहीं है, जो कैपेसिटर में पढ़ा था उसका एकदम उल्टा करना है हमें। तो अगर आप आरसी सर्किट सॉल्व कर सकते हो तो सीधे सीधे क्या सॉल्व हो जाएगा आपसे, एलआर सर्किट भी सॉल्व हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है कि यहाँ तक, बताओ कोई समस्या है तो। नहीं है, अरे हलवा एकदम सेम चीज पढ़ रहे हैं, कितनी बार पढ़ेंगे, समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ इसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो तो जिनने आरसी सर्किट कर लिया होगा उनको तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। पहली चीज तो आपको बतानी है करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये बताना है। दूसरा आपको बताना है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर्स टोटल। चलो भाई मैं कर देता हूँ, सफिशिएंट टाइम था। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट की हालत, t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, जब जाएगा ही नहीं तो मैं बनाऊंगा ही नहीं उसे, तो इंडक्टर की ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं थी। ये आपका सर्किट बचता 10 वोल्ट 3 ओम, करंट आ गया भाई 10/3 एम्पियर, बहुत ही आसान। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर रिप्लेस हो जाएगा कंडक्टिंग वायर से, तो ये देखो इंडक्टर्स को गायब कर दो, आपका ये रह जाएगा सर्किट 10 वोल्ट 3 ओम 3 ओम 3 ओम, करंट क्या हो जाएगा 10 बाय आर इक्विवेलेंट, 3 ओम के 3 रजिस्टर पैरेलल में है 1 ओम, 10 एम्प। एनर्जी स्टोर्ड कब होगी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि भाई t इक्वल टू 0 पे तो इंडक्टर में करंट ही नहीं है, एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, जब करंट ही नहीं है तो एनर्जी नहीं है। समझ आ रही है ना बात। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ से करंट निकल रहा है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एनर्जी स्टोर्ड चाहिए हमको, एनर्जी स्टोर्ड। तो आपको ये पता लगा कि भाई यहाँ से करंट निकला है कितना 10 एम्पियर, अब वो करंट यहाँ पे डिवाइड होने वाला है तीन जगह पे, और क्योंकि तीनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस सेम है
इसलिए करंट भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आई की वैल्यू बता सकता हूँ जो कि हो जाएगी 10/3 एम्पियर। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने रेजिस्टेंस के बेसिस पे करंट को डिवाइड कर दिया है सिंपली। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों रेजिस्टर्स के अंदर, दोनों इंडक्टर्स के अंदर से करंट फ्लो करके कितना जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, 10/3 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी, एनर्जी स्टोर्ड U, वो हो जाएगी हाफ L1 जो कि कितना था 2 मिली हेनरी, I स्क्वायर प्लस हाफ L2 जो कि कितना था 4 मिली हेनरी इंटू I स्क्वायर। समझ आया क्या भाई? कितना आ गया है हमारे पास? अरे ये आ गया कितना, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 100/9। ठीक है ना, कितना हो गया ये 1/30